एक मित्र ने पूछा है कमेंट करके, नीतू शर्मा जी ने, कि प्रेजेंट मोमेंट में आ जाने से यानी वर्तमान में आ जाने से हमारी अवेयरनेस क्यों बढ़ जाती है, यानी हम चेतना के तल का एक तरह से अनुभव करने लगते हैं, एहसास होने लगता है, और ऐसा क्यों होता है। नीतू जी का प्रश्न एक तरह से बहुत ही सुंदर है, क्योंकि ध्यान यात्रा में यह एक तरह से प्रतिदिन की ही एक घटना होती है, साधकों के लिए विशेषकर। तो इस बात के लिए हम 2-3 बातें समझते हैं पहले, और फिर उनके समझने से यह बात एक तरह से साफ ही हो जाएगी स्वतः ही। पहली बात तो यह है कि वर्तमान जैसा कुछ भी नहीं होता है इस जगत में। यह सिर्फ हमारी एक ज़रूरत के वर्गीकरण का नाम है। हमने जीवन को आसान बनाने के लिए एक तरह से समय को 3 भागों में भूत, वर्तमान, भविष्य में बांट लिया है, जबकि सच्चाई यह है कि समय तो बस है, यानी एक शाश्वत अब, या कहो इटरनल नाउ। और इसीलिए ध्यान में भी अक्सर एक सुंदर सा वाक्य चलता रहता है, बातचीत में भी, ध्यान विधियों में भी, जिसे कहते हैं हियर एंड नाउ, यानी अभी और यहीं में होना, एक तरह से ध्यान में होना है। तो असली बात तो यह होती है कि जो हमें जाननी चाहिए कि वर्तमान जो होता है एक तरह से वो हम ही पैदा करते हैं, और सभी तरह के समय को, चाहे वो भूत है, भविष्य है, उनको भी हम ही पैदा करते हैं अपने सोचने के एक तरह से ढंग ढांचे के कारण। यानी हमारा मन ही हर चीज़ का एक तरह से जनक है, चाहे वो चीज़ स्थूल हो या सूक्ष्म हो। अब मैं आपको थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिक्स और मल्टीवर्स के बारे में हुए जो एक तरह से वैज्ञानिक शोध हुए हैं, उन पर जो तथ्य उभर कर आए हैं, उनके बारे में थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ। और ये क्वांटम मैकेनिक्स के ही सूत्र हैं जिनका कि हम आजकल जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसमें हम उन्हें यूज करते हैं, उन सूत्रों को। जैसे कि ये हमारे मोबाइल का है ऑपरेशन, या कहो ऊपर जो सैटेलाइट्स हैं उनका है, ये MRI जैसी मशीनों का है, या लेज़र किरणों का, जो भी इस तरह के एडवांस चीज़ें हैं, उन सब में उसके सूत्रों का ही एक तरह से क्वांटम मैकेनिक्स के उनका उपयोग होता है। और ये सब मैं सिर्फ इसलिए एक तरह से बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हमारा आधुनिक जो मन है मनुष्य का, वो एक तरह से वैज्ञानिक बातों को ज़्यादा सही व एक तरह से तर्कपूर्ण समझता है। तो अब क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? इसका अर्थ है कि इस जगत में सभी चीज़ें, चाहे वो ठोस हैं, द्रव्य हैं, या गैस हैं, या स्थूल हैं, सूक्ष्म, चाहे वो कुछ भी हैं किसी भी रूप में, वो सभी सूक्ष्म कणों और तरंगों के रूप में ही इधर से उधर यात्रा करती हैं, आपस में जुड़कर या कहो बिखर कर ही वो सारी चीज़ों का एक तरह से निर्माण करते हैं, चाहे वो दृश्य हैं या अदृश्य हैं। और ये जो कण हैं, इनके भी फिर अनेक अनेक रूप होते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम होते हैं। ब्रह्मांड में जो सारे यात्रा करते हैं तो उनके अलग अलग नाम भी हैं, लेकिन उन सभी को एक तरह से मोटे तौर पर पार्टिकल ही कहा जाता है विज्ञान के अंदर। अलग अलग होने के बावजूद भी कॉमन उनका एक तरह से नाम है। तो हमें इस साइंस से कुछ तथ्यों का पता लगा है, उनको हम थोड़ा जानने चाहते हैं। पहला तो ये कि ये पार्टिकल्स जो यात्रा करते हैं इस ब्रह्मांड में, कभी कण के रूप में हो जाते हैं तो कभी तरंग के रूप में, और ये कभी कभी दोनों ही रूपों में एक साथ ही एक तरह से यात्रा करते रहते हैं। ये इस तरह की चीज़ें पता लगी हैं। ये पहला फैक्ट है। दूसरा फैक्ट ये पता लगा है कि यदि इन पार्टिकल्स को कोई आँख देखती है साइड से, कहीं पर्दे से, या कोई कैमरा देखता है, तो इनका व्यवहार फ़ौरन बदल जाता है, यानी ये कण से तरंग के रूप में एक तरह से बदल जाते हैं और विस्तार ले लेते हैं। ये मोटी मोटी बातें हम जान रहे हैं। तीसरी बात यह, साइंस यह भी कहती है कि चीज़ें तभी तक वहाँ पर होती हैं जहाँ वो दिखाई देते हैं जबकि आप उन्हें देखते हैं, यानी वो तभी होती हैं, उससे पहले वो नहीं होती हैं। आप देखते हैं तो वो फ़ौरन उपस्थित हो जाती हैं, या उन्हें देखना चाहते हैं तो उपस्थित हो जाती हैं। लेकिन इस बात को तो अभी हम यहीं छोड़ दें, तो बहुत जटिल चीज़ें हैं, इनकी हमें अभी कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो अब यह साइंस एक और बात भी कहती है मल्टीवर्स के बारे में, यानी अनंत ब्रह्मांड के बारे में भी ये कुछ बातें कहती है। और उनमें एक बात है कि आपका सोचा गया हर विचार, चाहे वह कभी भी आपने सोचा हो, इस ब्रह्मांड में कहीं दूर पर किसी दूसरे ब्रह्मांड में कार्य कर रहा है, यानी उपस्थित है।
और वो इस तरह से भी कहते हैं कि यदि आपने अगर 10 साल पहले कोई बात सोची थी अपने भविष्य के बारे में कि मैं नौकरी करूं या खेती करूं, और काफ़ी सोचने के बाद आपने फिर नौकरी कर ली, तो आपका वह जो दूसरा विचार था उस समय का खेती करने वाला, वह अभी भी कहीं पर एक तरह से सूक्ष्म रूप में कहीं पर खेती कर रहा है। इस तरह की और भी बहुत बातें इसमें आई हैं। और एक अजीब बात तो और रिसर्चों में पता चला है साइंस के, कि यदि एक ही चीज़ के दो पार्टिकल्स, दो कण, जो कि बहुत ही ज़्यादा दूरी पर हों, अलग अलग दूरी पर हों, ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मांडों में भी उपस्थित हों, तो उनमें से यदि एक को छेड़ते हैं तो दूसरा भी तत्काल प्रभावित होता है। जबकि उतनी दूरी तय करने में प्रकाश को भी, जो कि आज तक का सर्वाधिक गति से चलने वाली एक तरह से चीज़ है, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है, उसको भी वहाँ तक जाने में 12 मिनट का समय लगता है। लेकिन उन पार्टिकल्स को यदि आप एक जगह छेड़ते हैं, कुछ भी वैज्ञानिक रिसर्चों में पाया गया, तो दूसरा फौरन प्रभावित होता है, तत्काल। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मापने का कोई वैज्ञानिकों के पास तो कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा है नहीं। तो इसका एक ही मतलब है साफ, कि कुछ और भी कोई असली चीज़ है इससे भी अलग ही, जो कहीं गहराई में इस सब में जुड़ी हुई है, और वो समय भी नहीं लेती, फौरन एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। तो सच में वो जो चीज़ है, विज्ञान तो उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन अध्यात्म में उस बातों का पहले से हमेशा वर्णन होता रहा है, और साधक लोग जानते भी हैं कि सच में यही जो सूक्ष्मातीत तत्व है, एक तरह से यही आकाश है, सब उसी के अंदर है। और ये आकाश ही एक तरह से चेतना का सागर है, और सारे ब्रह्मांड का आधार व नियंता है। या कहो इसी आकाश को आप चाहें तो कुछ अनुभव के आधार पर इसे महाशून्य भी कह सकते हैं। और यह जो सारा दृश्यमान ब्रह्मांड इस चेतन तत्व की इच्छा के ही एक तरह से, उसका ही एक तरह से फलीभूत है, या कहो उसकी वजह से ये सारा हो रहा है। और उस चेतन तत्व की इच्छा कोई के हुई एक तरह से हम एक सामान्य नाम देते हैं, मन। यानी उस चेतन तत्व में जब भी कोई इच्छा होगी, कोई भी एक्शन होगा, कोई गति होगी, तो उसका नाम फौरन से मन हो जाता है। फिर वो अलग कितने रूपों में काम करता है वो भी अलग बात है। तो ये सारा का सारा जो ब्रह्मांड हमें दृश्य रूप में दिखाई देता है, दृश्य में, ये सारा उसी तत्व के कारण ही, एक तरह से उसकी इच्छा के कारण ही अस्तित्व में है। तो ये तो बात हमने एक मोटी मोटी सी जानकारी ली। अब हम अपने असली प्रश्न पर आते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में होश क्यों बढ़ जाता है, वर्तमान में ऐसा क्यों होता है? तो बड़ी सीधी सी बात है, आपने ऐसा कुछ किया है जाने अनजाने, विधिवत रूप से या वैसे, या फिर कोई प्राकृतिक घटना अचानक घट गई है कि आपके मन की गतिशीलता काफ़ी कम हो गई है। आप जो बिखरे पड़े थे अपनी मनस ऊर्जा के साथ, दूर दूर तक बिखरे पड़े थे, अब आप अपने में एक तरह से केंद्रीभूत हो गए हैं। और उसके कारण ही, केंद्रीभूत होने के कारण ही आपका होश, वह बिखरी हुई ऊर्जा एक तरह से एक बिंदु पर आ गई है। और ये सब कुछ जो भी आपको एहसास होता है चेतना का, या अवेयरनेस का, या पीसफुलनेस का, ये सब एक तरह उस केंद्रीभूत होने के कारण ही आया, आपके केंद्रीभूत होने के कारण ही, और आपकी ऊर्जा के कारण ही आया है सारा। ऊर्जा आपका वाहन है, और उन दोनों के ही केंद्रीभूत होने से एक तरह से घटा है। और इसके घटने से ही वर्तमान भी अभी अभी पैदा हुआ है, आपके मन की ही धारणा के अनुसार पैदा हुआ है। वह तो पहले से भी था, एक स्थिर समय के रूप में कहो, या एक कहो एक स्थिर अब के रूप में कहो, इटरनल नाउ के किसी भी रूप में कहो, तो पहले भी था। लेकिन आपको एहसास अभी हुआ है क्योंकि आप रुक गए हैं, तो इसलिए आपने उसको नाम दे दिया वर्तमान। और बात सिर्फ इतनी है कि आप पहले घर पर नहीं थे, और सच में सब कुछ जो है आपके अपने घर पर आने पर ही एक तरह से कहो, या घर के नज़दीक आने के कारण ये सब चीज़ें घटी हैं, जिसे आप अवेयरनेस कहते हैं या चेतना का अनुभव कहते हैं। तो न तो कोई वर्तमान है सच में, न ही कुछ और है, सब एक तरह से आपका ही बेहोशी व होश का खेल चल रहा है इस जगत में। और सच में कहो तो आप ये सारा ड्रामा कर रहे हैं, और सारी चीज़ें जो ये आपके मन के कारण घट रही हैं, या मन भी घट रहा है आप ही के कारण,
और ये सब दृश्य अदृश्य विचार भाव सुख दुख अनेकों प्रकार के अनुभव और अनुभूतियाँ और जो भी कुछ हो रहा है सारा आपके ही ड्रामे के कारण घट रहा है। और यही नहीं, इस ब्रह्मांड रूपी विराट जगत का भी एक तरह से दृश्य अदृश्य गतिशीलता में रहना, ये जो अनंत ब्रह्मांड है वो भी आपके ही एक तरह से पूर्ण व शुद्धतम रूप, जिसको कहा जा सकता है उसे चेतना का सागर कहें, परमात्मा कहे, वो भी उसके ही किसी ड्रामे के कारण एक तरह से चल रहा है। इसीलिए तो ज्ञानियों ने एक तरह से इस सृष्टि को प्रभु लीला कहा है। और भी दूसरे अन्य शब्दों में एक तरह से का इसको एक तरह से प्रकट करने को उसे कभी कृष्ण लीला कहा, कभी राम लीला कहा, और इसी तरह के अनेक अनेक शब्दों में इसको एक तरह से ज्ञानी जनों ने हमेशा बताया है। तो ये तो बातें यहाँ तक हो गई, और बस इसका सिर्फ एक ही अर्थ है कि पूरा सच यही है कि सब कुछ के मालिक आप ही हैं। बेहोशी में रहोगे, यंत्रवत रहोगे तो खेल अलग ढंग का होगा, यानी एक तरह से मोटे तौर पर कहें दुखपूर्ण होगा। होश में रहोगे ये एक तरह से परम इच्छा रहितता में, परम स्वीकार भाव में या परम एतदात्म्य की स्थिति में रहोगे, नॉन अटैचमेंट की अवस्था में रहोगे, इन सब में एक साथ रहोगे तो खेल अलग तरह का होगा, उसकी गुणवत्ता ही एक तरह से बदल जाएगी, यानी आप आनंद में रहोगे। तो ये बातें तो थोड़ी हमने समझ ली। अब एक अंतिम बात और भी हमें इस विषय में जान लेनी चाहिए कि मनुष्य को जीवन में हर चीज़ की कीमत चुकानी होती है। कीमत चुकाने का मतलब है कि कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ त्यागना पड़ता है, और वह किस रूप में होती है वह कीमत या त्यागना, या किस मात्रा में होती है, इस वक्त यहाँ का विषय नहीं है। आप मोटे तौर पर देखोगे, यदि आप सांस लेने के लिए भी अंदर गई हुई सांस को बाहर नहीं निकालते या कहो बाहर नहीं छोड़ते तो आप सांस नहीं ले सकते। तो इसका मतलब है कि हर चीज़ों को लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। जब सांस तक की हमारी स्थिति है तो और चीज़ों की तो एक तरह से बात ही क्या करना। अक्सर ये बात मैंने क्यों कही, क्योंकि अध्यात्म में कुछ लोग बड़े अजीब अजीब तर्क दे रहते हैं बिना सोचे समझे ही, और वो सिर्फ होता ही है कि वो अपने मन के एक तरह से जाल में फंसे रहते हैं। सच्चाई को न जानने के कारण गलत तर्क देकर एक तरह से अपने को झूठे तौर पर संतुष्ट करते रहते हैं। कुछ लोग कहते रहते हैं कि जी कबीर ने घर नहीं छोड़ा, सब किए फिर भी पा लिया, जनक ने राज्य नहीं छोड़ा, श्री कृष्ण गोपियों के संग रास लीला करते रहे, और भी इस तरह की बहुत सी बातें चलती रहती हैं। सच्चाई है कि ये सब हमारी स्थूल दृष्टि के कारण ही हमें ऐसा लगता है। हमें नहीं पता उनके अंदर क्या घटा। ध्यान रखना, हमारा जीवन से मतलब हर व्यक्ति का जीवन अंदर गहराई में एक तरह से निर्णित होता है कि उसको कैसे चलना है, क्या करना है, और उसका किसी दूसरे को पता नहीं होता। बाहर तो एक तरह से बाद में आता है, वो बाहर आना या बाहर का जो भी घटना होती है वो सब बाद में ही होती है, वो एक तरह से सेकेंडरी बातें होती हैं। प्रथम तो अंदर गहराई में सब निर्णित होता है, उसका उसे ही पता होता है जिसके अंदर वो घटती है। तो हमें उन लोगों के एक तरह से बाह्य जीवन का ही पता है, उनके अंदर क्या घटित हुआ था, कैसे घटित हुआ था, हमें उसका कुछ भी नहीं पता है, और न ही वो कभी चीज़ें बाहर आती हैं एक तरह से। तो प्रथम और असली बात तो एक तरह से ये है कि हमारा अंदर का ही जो निर्णय होता है सच में वही असली बात होता है। बाहर तो सब एक तरह से अनिश्चित होता है, जीवन की परिस्थितियों पर निर्भर होता है, कौन क्या करता है, कहाँ जाता है, कैसे होता है, वो तो सारी एक तरह से अलग अलग चीज़ें हैं। असली बात तो सारे निर्णय अंदर ही लिए जाते हैं, बाहर तो सब फिर उसी के ढंग से चीज़ें घटित होती हैं। तो मित्रों, मैं समझता हूँ कि एक तरह से प्रश्न का उत्तर तो मिल गया होगा जिन मित्र ने किया था। फिर भी यदि कोई मित्र चाहे तो किसी बात को जानना चाहे, कोई उस पर कमेंट करना चाहे तो कर सकता है, पूछ सकता है, फ़ोन से या कमेंट से, जैसे भी चाहे पूछ सकता है। और अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अंत में आप सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।